पीएम मोदी के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा अनावरण के बाद जेएनयू का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया जाए। हाल ही में गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए बीजेपी महासचिव सीटी रवि ने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाए। सीटी रवि ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्वामी विवेकानंद भारत की विचारधारा के लिए खड़े हुए थे। उनके दर्शन और मूल्य भारत की ताकत को दर्शाते हैं। ऐसे में ये सही होगा कि जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कर दिया जाए। ये कौन है साहब? न जाने कौन है। उनको पता होगा कि ये बोलेंगे तो ये मुद्दा बनेगा, इस पर क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद को समझना है ना तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। पढ़ते नहीं हैं आप लोग, पढ़ भी नहीं सकते। आपकी समझ ही नहीं उतनी। आप तो 15-20 पन्नों की जो किताब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है उस पर बात करते हैं। बहुत खूबसूरती से जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सब कुछ का जिक्र किया। और विवेकानंद जी को पूरा पढ़ लेंगे ना तो शायद समझ नहीं पाएंगे। विवेकानंद जी कबीर की तरह थे, कबीर को संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। This shows the mindset of the Bharatiya Janata Party leaders of the British policy divide and rule. I ask why? Why should we change the name of जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? दिवाली के फौरन बाद मौसम में ऐसी करवट ली कि पूरा उत्तर भारत ठिठुरन महसूस करने लगा। पहाड़ों पर तो भारी बर्फबारी हो गई। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से बर्फ की मोटी चादर से ढक गए और घरों से लेकर सड़कों तक सब कुछ सफेद दिखाई देने लगा। घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जम गई। दूर दूर तक पेड़, पहाड़ सब कुछ सफेद दिखने लगे। घूमने के लिए गुलमर्ग पहुंचे लोगों की तो जैसे चांदी हो गई। बर्फबारी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि पैदल चलने तक की जगह नहीं बची। गुलमर्ग में बर्फ की चादर कुछ इंच मोटी नहीं बल्कि करीब 1 फीट मोटी जमा हो गई। लेकिन इस बर्फबारी ने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी जो रास्तों में ही फंस गए। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा। ट्रकों की लंबी कतार जम्मू के पास ही जमा हो गई जो हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सड़कों पर फंसे लोगों के पास न तो खाने पीने का सामान है और न ही मंजिल पर पहुंचने का कोई रास्ता। नहीं खाने के लिए मिलेगा, नहीं पानी पीने के लिए मिलेगा, नहीं कुछ है। कुछ लोग तो गाड़ी हाईवे पर छोड़कर पैदल ही मंजिल की तरफ निकल पड़े। बहुत बुरी हालत है। हाँ। कुछ इमरजेंसी उसकी वजह से पैदल चल रहे हैं। सरकारी एजेंसियां बड़ी बड़ी मशीनों से रास्ते साफ करने में जुटी हैं, लेकिन आसमान से बर्फ गिरना बंद न होने की वजह से चुनौतियां कम नहीं हो रही। और ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का भी है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के कारण कई अहम रास्ते बंद हो गए, जिनमें ऊंचाई पर बने पर्यटन स्थल ही नहीं, राजधानी शिमला का भी हाल बेहाल हो गया। शिमला में आसमान से गिर रही बर्फ ने तमाम रास्ते ठप कर दिए। सड़कों पर कई इंच मोटी बर्फ बिछ गई। यहां तक कि खुले में खड़ी कारें भी पूरी तरह बर्फ से ढक गईं। बर्फबारी की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट आई। कई जगहों पर तापमान 0 से भी नीचे यानी माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पर्यटन से जुड़े लोग इस बर्फबारी से खुश हैं। बर्फबारी हुई है, बहुत अच्छी बात है सब लोगों के लिए। मनाली में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए और बर्फबारी के बीच झूमते हुए दिखने लगे। पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि ये बर्फबारी कोरोना संकट से बाहर निकलने में बेहद मददगार साबित होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर पीएम मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना खतरे से उबरने, आतंकवाद और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आमने सामने हों। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन इस दौरान लोगों को कोरोना नियम का पालन करना जरूरी होगा। कोरोना संकट की वजह से पूरे राज्य में 18 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने करीब 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद दर्शन के लिए मंदिर, दरगाह और गुरुद्वारों समेत दूसरे धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए गणपति के दर्शन करते दिखाई दिए। आज से मंदिरों के खुलने की शुरुआत हो रही है। सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें सीधा देखिए। हाजी अली दरगाह पर भी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरगाह के अंदर जाने से पहले वहां आए सभी श्रद्धालुओं का तापमान जांचा गया और फिर सैनिटाइजर से उनके हाथ साफ करवाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई की प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के ठीक गेट है, तो तमाम जो लोग हैं अब वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शिरडी में तो साईं बाबा के दर्शन के लिए रात से ही लोग लाइन में खड़े हो गए। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तो पहने नजर आए, लेकिन उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी।
अरब सागर में मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल होंगी। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण 4 दिन तक चलेगा और ये युद्ध अभ्यास 20 नवंबर को खत्म होगा। इस युद्ध अभ्यास की खासियत है कि इसमें अमेरिका का जंगी जहाज निमित्ज और भारत का जंगी जहाज INS विक्रमादित्य शामिल हो रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और विरोधी एक बार फिर मारपीट पर उतर आए। 13 दिन पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। उल्टा उनके हजारों समर्थक नतीजों के विरोध में वॉशिंगटन डीसी में जुट गए। लेकिन उनका नतीजों को नहीं मानना डोनाल्ड ट्रंप के विरोधियों को बिल्कुल रास नहीं आया और वो अपना आपा खो बैठे। सामने आए इस वीडियो में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारी एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। वो ऐसे गुत्थम गुत्था नजर आए जैसे आज तो मारकर या मरकर ही दम लेंगे। तस्वीरों में लड़के एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर घूंसे मारते नजर आए। एक दूसरी तस्वीर में एक ट्रंप विरोधी एक ट्रंप समर्थक से उलझा नजर आया। बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना मेगाफोन उस प्रदर्शनकारी पर दे मारा और फिर तो दोनों हाथापाई पर उतर आए। एक जगह कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में ट्रंप को पसंद करने वाले लोगों पर पटाखे तक छोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई कि सामने आए एक वीडियो में एक युवक बुरी तरह घायल नजर आया। जमीन पर बदहवास पड़ा वो लड़का बड़ी मुश्किल से उठा, लेकिन वो फिर से अपना संतुलन खो बैठा और पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी किताब में दावा किया कि मनमोहन सिंह को पीएम पद सोनिया गांधी की वजह से मिला था, क्योंकि मनमोहन के पीएम बनने से राहुल गांधी के भविष्य पर कोई खतरा नहीं था। ओबामा ने अपनी किताब में आगे लिखा कि मनमोहन सिंह को कोई राजनीतिक आधार नहीं था, इसकी वजह से भी सोनिया ने मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। साथ ही ओबामा ने दावा किया कि पॉलिसी के मामलों में सोनिया कम बोलती थी और मनमोहन सिंह को ज्यादा बोलने देती थी। यही नहीं, ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को नर्वस और अपरिपक्व नेता बताया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी में जुनून की कमी है। पटना के राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले वो पहले नेता हैं जिनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे। सबसे पहले राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के बाद उप मुख्यमंत्री के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ली। एनडीए के सभी दलों से नीतीश कुमार समेत कुल 15 नेताओं ने शपथ ली, लेकिन इस बार सुशील मोदी को नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अमित शाह जब पटना के पार्टी ऑफिस पहुंचे तब भी सुशील मोदी उनसे मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार सुशील मोदी से जुड़े सवाल पर कुछ नहीं बोले। वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। नीतीश ने साफ किया कि बीजेपी से मंत्री कौन बनता है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए कि जल्द ही सुशील मोदी को कोई दूसरी जिम्मेदारी मिल सकती है। सुशील जी को कोई और रोल अभी मिलेगा। पार्टी में पीढ़ियां बदलती है, पार्टी को नए लोगों को भी लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार और उनके साथ शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी, जिनमें जेडीयू और बीजेपी के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के नेता भी शामिल रहे। बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया। ऐसा पहली बार है जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। 2 डिप्टी सीएम के अलावा पिछली सरकार में मंत्री पद संभालने वाले मंगल पांडे को फिर से कैबिनेट में जगह मिली। इनके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान, जीवेश मिश्रा और राम सूरत राय को भी बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाया गया। इस तरह बीजेपी के 7 नेताओं ने शपथ ली। इनमें मंगल पांडे अकेले ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार को पिछली सरकार में भी उनकी मंत्री थे, जबकि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और शीला कुमारी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी से खुद चुनाव हार चुके मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। यूपी के बुलंदशहर में एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आरोप है कि पीड़ित ने पुलिस से गैंगरेप की शिकायत की थी और कार्रवाई नहीं होने की वजह से खुदकुशी की, जिसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आरोप लगाया गया कि कमरुद्दीन नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया।
लेकिन पुलिस वालों से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने दावा किया कि लड़की का गैंगरेप नहीं हुआ और जो आरोपी हैं उनकी लोकेशन लड़की की बताई लोकेशन से अलग मिली थी। हालांकि बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक अच्छी खबर सामने आई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दवा के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे बताए और दावा किया कि उनकी बनाई वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना वायरस पर करीब 95% तक कारगर रही। कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान करीब 30,000 लोगों को यह वैक्सीन दी गई, जिनमें दवा का काफी अच्छा असर दिखा। इससे पहले अमेरिका की कंपनी फाइजर भी 90% तक कारगर कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर चुकी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर का पीक खत्म हो गया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में फिर लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। और 3rd वेव ये जो नवंबर में चल रही है इसका पीक तो जा चुका है। लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से जो सरकार मुझे नहीं लगता बहुत सारे साइना नेहवाल और उनके पति परुपल्ली कश्यप ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और CM जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान साइना ने राज्य में बैडमिंटन अकेडमी खोलने की इच्छा जताई। मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण सुबह से शुरू होगा। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन समेत कुछ क्रिकेटर एडिलेड में क्वारंटीन हो गए क्योंकि वहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद नियम सख्त कर दिए गए हैं और दूसरे इलाकों से आने वाले पर्यटकों पर 14 दिन का क्वारंटीन नियम लागू रहेगा। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ किया कि भारत के साथ पहला टेस्ट मैच अपने समय पर 17 दिसंबर से ही खेला जाएगा। यूपी के फतेहपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों नाबालिग लड़कियों के शव एक तालाब में मिले। लड़कियों के परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि लड़कियों की बेरहमी से हत्या की गई है क्योंकि दोनों लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले और शरीर पर धारदार हथियार के निशान भी हैं। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और हत्या का आरोप लगाने पर उनके परिवार के एक सदस्य को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने दावा किया कि लड़कियों की मौत तालाब में डूबने से हुई है, जबकि परिवार पुलिस के दावे को खारिज कर रहा है। मामला बढ़ता देखकर गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जंगल गई रही साग तोड़े नहीं होने दौने न बांध के डाल दे मार के आंखें भी कटी फूटी रही है दोनों एक कान कट रहा है और हाथ पैर बांध के वही तालाब में डाल दे खून खूब बहत रहा। फिर ढिया से सगले हाथ ढूंढना पड़ गया, ढूंढने गए हैं वहाँ से लेके आए हैं। जनपद फतेहपुर के थाना असोथर क्षेत्र के छिछनी गांव में एक तालाब में 2 नाबालिग बच्चियों का शव मिला है। तालाब में सिंघाड़े लगे हुए थे एवं आसपास के लोगों तथा गांव के लोगों से बातचीत करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि ये बच्चियां तालाब में सिंघाड़े तोड़ने आई थीं, जहां पर गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स दिन दहाड़े गोली चलाता दिखा, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि ये पूरा विवाद हरे पेड़ों को काटने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। इस घटना के वायरल वीडियो में दिखा कि दोनों पक्षों के झगड़े के बीच एक शख्स बंदूक लेकर आया और उसने दिन दहाड़े गोली चला दी। बताया गया कि गोली सीधा जाकर एक बुजुर्ग को लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
वहीं जैसे ही बुजुर्ग को गोली लगी, उनके परिवार की महिलाएं और उनका बेटा हमला करने वाले शख्स पर टूट पड़े, लेकिन उसने बुजुर्ग के बेटे पर भी हमला कर दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये सारी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां बीच बचाव करने पहुंचे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने गोली चलाने वाले शख्स की पिटाई करनी शुरू कर दी। वहीं मामले की खबर मिलते ही पुलिस ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जो मुलजिम नामजद है 4 लोग, पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और लाइसेंस वाली उस बंदूक को कब्जे में ले लिया जिससे हमला किया गया। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से 6 साल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। आरटीआई में इस बात की जानकारी मिली है। आरटीआई के मुताबिक 6 सालों में मन की बात से 30 करोड़ 28 लाख की कमाई हुई है। आरटीआई में इस बात का पता चला है कि इस कार्यक्रम के अखबारों में विज्ञापन पर कुल 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इससे 3 गुना करीब इस कार्यक्रम की आय हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के कई शहरों में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गए। पिछले महीने पेरिस में एक टीचर की हत्या के बाद मैक्रों ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को सख्त लहजे में कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिसके विरोध में पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। रावलपिंडी में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विरोध जताने के लिए कराची जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर रखकर उन्हें बंद कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। रावलपिंडी के कई इलाकों में इस तरह के प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवा दिया, जबकि कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। रावलपिंडी की सड़कों पर हंगामा करने वाले कई लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ने हिरासत में लेकर हालात सामान्य करने की कोशिश की। असल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले महीने वहां हुई आतंकी घटनाओं के बाद इस्लामी आतंकवाद पर बयान दिया था, जो वहां के कई कट्टरपंथी संगठनों को पसंद नहीं आया। तभी से पाकिस्तान समेत दुनिया के कुछ देशों में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। सर्दी का मौसम आने के साथ ही एलएसी पर लगातार पारा गिरने लगा है। गलवान, पैंगोंग और दक्षिणी पैंगोंग के इलाकों की ऊंची चोटियों पर तापमान -20 से -25 तक गिर गया है, जिसके बाद एलएसी की ऊंची चोटियों पर तैनात जवानों को 12 से 15 दिनों में बदला जा रहा है। यही नहीं, लद्दाख में तैनात सेना के जवानों के लिए स्मार्ट कैंप भी तैयार किए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, कमरे को गर्म रखने वाले हीटर मौजूद हैं। शांति समझौते के बाद नगोर्नो कराबाख में रह रहे अर्मेनियाई लोग अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। समझौते के तहत अर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नगोर्नो कराबाख के कई इलाके अजरबैजान को सौंपने पड़े, जिसकी तारीख नजदीक आते ही इस इलाके में रह रहे अर्मेनियाई लोग वहां से निकलने लगे। खाली घरों में अजरबैजान की सेना कब्जा न जमा ले, इसके लिए इन लोगों ने खुद अपने ही घरों में आग लगा दी। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में एक आदमी अपने घर में आग लगाता दिखा। कुछ ही देर में बस्ती के ज्यादातर मकान आग के हवाले कर दिए गए। घरों में आग लगाने से पहले लोग अपना सामान इकट्ठा कर गाड़ियों में लादते दिखाई दिए। घर छोड़कर जा रही एक महिला तो फूट फूट कर रोने लगी। बसा बसाया घर छोड़ने का दर्द इनके चेहरों पर साफ दिखाई दिया। कुछ यही हालात दूसरी जगहों पर भी दिखाई दिए। अपने पड़ोसियों और करीबियों से विदा लेने के लिए लोग वहां के एक ऐतिहासिक चर्च में इकट्ठा हुए। इलाका खाली करने से पहले ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, जहां वो एक दूसरे को हिम्मत देते नजर आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3,797 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 99 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 28,821 कोरोना टेस्ट भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 2 लोग नाले में फंसी भैंस का रेस्क्यू करते नजर आए। ये भैंस सड़क किनारे बने नाले में गिर गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां पहुंचे लोग उसे बाहर निकालने में जुट गए और मदद के लिए एक क्रेन को भी बुलाया गया। जिसके बाद 2 आदमी नाले में उतरे और भैंस को एक रस्सी की मदद से क्रेन से बांध दिया। लेकिन जैसे ही उसे ऊपर उठाने की कोशिश की गई, भैंस जोर से छटपटाने लगी। एक पल के लिए उसे बचाने नाले में उतरे लोग भी डर गए और उनमें एक तो गंदे पानी में गिरते गिरते बचा। हालांकि थोड़ी देर छटपटाने के बाद भैंस शांत हो गई, जिसके बाद उसे धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। मुंबई पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम पर नजर रखने के लिए एक हाईटेक प्लान अपनाया है। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों की निगरानी इलाके में लगाए गए QR कोड के जरिए की जाएगी। पेट्रोलिंग के दौरान तैनात पुलिस वालों को इस QR कोड को स्कैन करना होगा और ऐसा करते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता और इलाके की जानकारी उनके मोबाइल पर आ जाएगी, जिसके बाद ये सारी जानकारी उसे कंट्रोल रूम को भेजनी होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो मौके पर मौजूद है। पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों को हर 2 घंटे में ये अपडेट भेजना होगा।
इस प्लान की शुरुआत दक्षिण मुंबई से की गई है, जिसे आने वाले दिनों में पूरी मुंबई में लागू करने की तैयारी है। जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर ऐसे ही इन्हें QR कोड जो है स्कैन करना पड़ेगा, जिससे ये पता चलेगा कि वहाँ पर वो गश्त करने गए थे। आरजेडी के राहुल गांधी पर किए हमले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के राहुल और प्रियंका पर किए गए हमले से कांग्रेस नाराज हो गई। उन्होंने बिहार में महागठबंधन को मिली हार पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि राहुल और प्रियंका ने प्रचार में पूरा दम नहीं लगाया था, जबकि बीजेपी की ओर से पीएम ने पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री की उम्र जो है राहुल गांधी की उम्र से ज्यादा है। वो एक दिन में 3 और 4 सभा करते हैं, तो राहुल जी 2 ही सभा क्यों कर रहे हैं? और फिर प्रियंका जी का कार्यक्रम क्यों नहीं मिला? शिवानंद तिवारी के इस बयान को सुनते ही कांग्रेस आग बबूला हो गई। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, 4-4, 5-5 मीटिंग रोज किए, तो मोदी के साथ चले जाए ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने गोवा के ऊर्जा मंत्री को केजरीवाल और गोवा के इलेक्ट्रिसिटी मॉडल पर चर्चा की चुनौती दी, जिसके बाद गोवा के ऊर्जा मंत्री ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इससे पहले विकास के मुद्दों पर दोनों राज्यों के सीएम और मंत्री सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए थे। आपके साथ सार्वजनिक बहस करने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हूं। He is welcome to my office to discuss anytime. कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके मुताबिक हल्का बुखार आने के बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद मनीष तिवारी ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। महाराष्ट्र के बीड में एक महिला को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। इस हमले का आरोप मारी गई महिला के एक दोस्त पर लगा है। ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया। महिलाओं के ऊपर होने वाली घटनाएं ये बढ़ती जा रही है, कम होनी चाहिए। शाहीन बाग धरना मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। इस साल की शुरुआत में शाहीन बाग में कुछ लोगों ने नागरिकता कानून के विरोध में बीच सड़क पर धरना दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने को गैर कानूनी करार दिया था। साथ ही अदालत ने धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह तय करने और ऐसे मामलों में कोर्ट की इजाजत के बिना पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार दिया था। अब इसी फैसले को कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कें बर्फ की मोटी चादर से बिछ गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जवाहर टनल के पास भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से फिसलन बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन सड़कों पर से बर्फ को हटाने में जुटा हुआ है। तो श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से सड़कें बर्फ की चादर से बिछी हुई हैं और बर्फ को हटाने का काम भी आप देखिए मशीनों के जरिए हो रहा है। और लगातार बर्फबारी ने वहां पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका की निजी कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया इतिहास रचते हुए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना कर दिया। स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष लाने ले जाने वाली पहली निजी कंपनी है। और फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से भरी गई ये उड़ान इस मायने में उसका पहला कमर्शियल मिशन था। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया। काउंटडाउन खत्म होते ही रॉकेट के इंजन चालू हो गए और वो तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगा। इस अहम उड़ान को देखने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी वहां पहुंचे। मिशन से पहले चारों अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लाया गया, जहां उन्होंने अपने परिवार वालों और मीडिया से मुलाकात की। इसके बाद वो एक लिफ्ट के जरिए रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद अंतरिक्ष यान तक पहुंचे। अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस कैप्सूल में पहुंचने के बाद एक बार फिर सारी चीजें जांची गईं और रॉकेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। इसके बाद जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट ने आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिनमें चमोली भी शामिल है, जहां लगातार बर्फबारी होने की वजह से सड़कों पर 1 से 2 फीट बर्फ जम गई है। यही नहीं, गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। पेड़ भी बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लगातार हो रही बर्फबारी से लोग घरों में बंद हो गए हैं। तो चमोली की तस्वीरें आप देखिए, लगातार वहां पर बर्फबारी से तापमान में तो भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। चमोली की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ी हैं और जहां तक नजर जा रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो फिर वहां पर बिजली भी गुल हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में लोगों के हिंसक विरोध के बाद वहां के नए राष्ट्रपति मैनुएल मरीनो को पद से इस्तीफा देना पड़ा।
उनसे पहले मार्टिन विस्कारा पेरू के राष्ट्रपति थे, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद वहां की संसद ने महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटा दिया था। और तभी से पेरू हिंसक प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। राजधानी लीमा की सड़कें फिर जंग का मैदान बनती नजर आईं, जहां हजारों लोग नए राष्ट्रपति मैनुअल मरीनो के विरोध में सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद रास्तों पर तैनात पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसने आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती से वहां भगदड़ मच गई, लेकिन लोग बाज आने के बजाय उल्टा और भड़क गए और उन्होंने उस पर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से हुई इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख राष्ट्रपति मैनुअल मरीनो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República। प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने से पहले वहां के लोगों ने राष्ट्रपति के दफ्तर को घेर कर काफी नारेबाजी की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी मैनुअल मरीनो के पोस्टर भी पकड़े दिखाई दिए, जिन पर उनके खिलाफ नारे लिखे थे। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इनमें चंबा का डलहौजी शामिल है। जोरदार बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई और सड़कों ने 1 फीट तक बर्फ जम गई। यही नहीं, पहाड़ियों पर भी बर्फ नजर आई। नवंबर के ही महीने में ऐसी बर्फ देखकर यहाँ के लोग काफी खुश नजर आए। उन्हें ये उम्मीद है कि बर्फ से सेब की फसल भी अच्छी होगी और पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। मौसम विभाग का मानना है कि अभी हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत है और आने वाले वक्त में बारिश और बर्फबारी में तेजी आएगी। चंबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यटकों के चेहरे खिल गए क्योंकि वो चंबा में बर्फबारी का इंतजार करते हैं और बर्फबारी देखने के लिए ही खास तौर पर इस मौसम में चंबा पहुंचते हैं। और भारी बर्फबारी हुई है, सीजन की पहली बर्फबारी है, लेकिन लोगों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं इस बर्फबारी को देखकर। यहाँ पे तो हम ठंड के कारण आए थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्नोफॉल मिल गई और हम इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और सबको डलहौजी यहाँ पे आना चाहिए इस टाइम पे, और आप यहाँ पे स्नोफॉल का इतना मजा ले सकते हो कि आप वापस जाने का भी नाम नहीं लोगे। यहाँ सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने यहाँ आई लव डलहौजी लिखा स्नो में, हमने यहाँ हार्ट बनाया है, हमने यहाँ स्नोमैन बनाया है और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। घर के अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एक बार डलहौजी जरूर आना चाहिए। एमपी के इंदौर से चौंका देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें महाराजा यशवंतराव अस्पताल में बच्चा चोरी के आरोप में एक परिवार जमकर हंगामा करता दिखा। इन लोगों ने एक नर्स पर डिलीवरी के बाद उनके बच्चे को चोरी करने का आरोप लगाया और गुस्से में अस्पताल के अंदर खूब बवाल किया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि उस परिवार का एक सदस्य मारपीट के लिए हाथ में लोहे का पाइप लेकर अस्पताल के स्टाफ की तरफ दौड़ पड़ा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे घेर लिया और उस आदमी को शांत कराने की कोशिश में जुट गए। हंगामे के बीच अस्पताल के कुछ गार्ड भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों की मदद से गुस्साए परिवार को समझा बुझाकर शांत किया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हाल ही में पाकिस्तान की सेना के गोली दागने से गुस्साए लोगों ने जमीन के अंदर बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया। एलओसी के पास हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में 3 साल के एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक सड़क के किनारे बंकर बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जमीन में खुदाई कर बंकर बनाते दिखाई दिए, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल नजर आए। सड़क के साथ में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक शख्स जो हैं वो अब बंकर बना रहे हैं ताकि यहाँ पे लोग महफूज रह सकें। हांगकांग के कौलून में एक मकान में लगी आग में झुलसकर 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त घर में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और तभी वहां अचानक आग लग गई। आग की भीषण लपटें घर की खिड़की से बाहर की तरफ निकलती नजर आईं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए और वो मकान में फंसे लोगों को फटाफट बाहर निकालकर उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाते नजर आए, जिसके बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। I just see there have some children inside, have the birthday party. धुएं से दम घुटने की वजह से कई लोग बेहोश हो गए, जिनका स्वास्थ्य कर्मियों ने मौके पर ही इलाज करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस हादसे की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आए जो जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वहां पहुंचे थे। बेंगलुरु से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक पब आग की लपटों में घिरा दिखा। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें कुछ ही देर में सड़क किनारे मौजूद इस पब को पूरी तरह अपनी चपेट में ले गया।
पब की छत से आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब सुरक्षित थे। तमिलनाडु के दिंडुक्कल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीन विवाद में सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी। बताया गया कि गोली चलाने से पहले आरोपी की काफी देर तक उन दोनों लोगों से बहस भी हुई और इस बहस के दौरान आरोपी ने कई बार पिस्तौल तानकर उन्हें डराने की कोशिश भी की। जब उसकी ये कोशिश नाकाम रही तो उसने पिस्तौल से कुछ ही दूरी पर खड़े पहले आदमी पर गोली चला दी। गोली उस आदमी के पेट में लगी। इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, इतने में उसने दूसरे आदमी पर भी गोली चला दी। गोली लगते ही वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर एक आदमी वहां भागता हुआ आया और उसने आरोपी पर दूर से ही जूता फेंक कर दे मारा। इस हमले में आरोपी बच गया, जिसके बाद उस आदमी ने पत्थर फेंककर गोली मारने वाले आदमी को वहां से खदेड़ दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हमले में घायल दोनों लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट राज्यों के लिए खतरनाक बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। बताया गया कि वहां कुछ जगह हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई है और धूल भरी आंधी ने कई इलाकों को झकझोर के रख दिया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से सामने आई एक तस्वीर में सड़क किनारे लगा खाने का एक स्टॉल पलटा हुआ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र के आधार पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान 2 टूक कहा कि सिर्फ आरोप पत्र की बुनियाद पर नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि ऐसा कानून बनाने का अधिकार देश की संसद का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी नेता को चुनाव लड़ने से तभी रोका जा सकता है जब अदालत में उस पर आरोप तय हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने से जुड़ी जो याचिका खारिज की, उसमें मांग की गई थी कि अगर किसी नेता के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएम ने संतों से वोकल फॉर लोकल की मुहिम को बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संतों से वोकल फॉर लोकल यानी देश में बनी चीजों के इस्तेमाल की मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की। मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। मुंबई में बेस्ट विभाग जल्द 100 नई डबल डेकर बसें खरीदेगा। इसके जरिए विभाग को सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार आने और मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। यूपी के कानपुर में एक बच्ची की हत्या से पहले रेप की कोशिश का दावा किया गया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही इस वारदात के बाद सीएम ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। जंगल में बच्ची को ले गए, वहां बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शमीम अख्तर ने अपने मकान में काली पूजा की और राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। माँ के तो सबाई सम्मान करे, माँ तो कोनो धर्म है ना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर शाम को प्रधानमंत्री मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कोरोना खतरे से उबरने, आतंकवाद और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार के दरभंगा से आग की एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा एक गोदाम आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हादसे वाली जगह पर पहुंचे, खतरनाक लपटें गोदाम को चारों ओर से अपने कब्जे में ले चुकी थी। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के लोग बिना देर किए आग बुझाने में जुट गए और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया गया कि इस हादसे में गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारी बर्फबारी की वजह से कुछ घंटों तक केदारनाथ में फंस गए। एक दिन पहले वो कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें बद्रीनाथ जाना था।
लेकिन केदारनाथ में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। हालांकि बर्फबारी के बीच दोनों मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए। पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ मंदिर से डोली भी रवाना कर दी गई। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। इस दौरान केदारनाथ में भारी बर्फबारी जारी रही। इस मौसम के बीच योगी आदित्यनाथ भी खुद को तस्वीरें खिंचवाने से नहीं रोक सके, जबकि वहां पहुंचे पर्यटक भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए झूमते हुए दिखाई दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत के फंसने से बद्रीनाथ में होने वाला कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। वहां भी इन दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होने वाली पूजा में शामिल होना था। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते न ही दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच पाए, न ही पूजा कार्यक्रम में शामिल हो पाए। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे इलाके में कई फीट बर्फ जमा हो गई, जिसकी वजह से वहां पहुंचे पर्यटकों को भी लौटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।